चुनाव कार्य में जुड़े सभी मतदान कर्मियों का स्वागत है। आज मैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में विशेष रूप से दो पदाधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट के कार्यों की जानकारी डिस्पैच सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक, यानी जहां से वो मतगणना सामग्री प्राप्त करते हैं और जिस जगह पे मतगणना सामग्रियों को जमा करते हैं, इसके बीच की प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी का दायित्व तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव के पहले उन्हें डिस्पैच सेंटर पे जाना होता है, जहां उन्हें पूरी पोलिंग पार्टी मिलती है और वहां पे उन्हें एक जूट का बैग दिया जाता है जिसमें चुनाव से संबंधित सभी कागजात होते हैं, अन्य सामग्रियां भी होती हैं। उस बैग में एक चेक लिस्ट होता है और पीठासीन पदाधिकारी का ये दायित्व होता है कि चेक लिस्ट से उस बैग में उपलब्ध कराए गए सामग्रियों का मिलान कर लें। यदि कोई चीज़ कम है तो वहीं बने काउंटर से तत्काल शिकायत करके उसे प्राप्त कर लें। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से वो मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। अपने मतदान केंद्र का मुआयना करेंगे, विशेष रूप से 200 मीटर की परिधि में, कि कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, वहाँ की लोकल सिचुएशन कैसी है, इन बातों की जानकारी वो प्राप्त करेंगे। दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट। इनकी जवाबदेही कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। सामान्यतः 2 मतदान केंद्र से लेकर 5 मतदान केंद्रों के प्रभारी होते हैं पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट। इनकी जिम्मेदारी होती है कि मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियों को अपने अधीन पीठासीन पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराना और पुनः मतदान की समाप्ति के बाद उन सारे प्रपत्रों को, सामग्रियों को कलेक्शन सेंटर, वज्रगृह जिसे कहते हैं, वहाँ पे ससमय जमा कराना। अब हम दोनों के संयुक्त कार्यों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के विशेष दायित्वों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैं बताया, कम से कम 2 बूथ और अधिक से अधिक 5 बूथ के प्रभारी होते हैं और चुनाव की पूर्व संध्या पर इन्हें डिस्पैच सेंटर पे बुलाया जाता है नियुक्ति पत्र के माध्यम से। वहाँ पे ब्रीफिंग होती है जिसमें इनके दायित्वों के बारे में बताया जाता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए जाते हैं और पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि वो बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें। ब्रीफिंग के बाद इन्हें सरकारी वाहन मुहैया कराया जाता है जिसमें ये जाके ईंधन भरवाएंगे। उसके लिए एक अलग पेट्रोल पंप भी बता दिया जाता है कि जहाँ से आपको ईंधन मिलेगा। पुनः ये पुलिस बल जो इनके संग संबद्ध होती है उससे संपर्क करते हैं और पुलिस बल मिलने के बाद विभिन्न तरह के पेपर सील, जैसे स्ट्रेप सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल सील, एड्रेस टैग आदि प्राप्त करेंगे और ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन प्राप्त करेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ही ये सामग्री प्राप्त करते हैं, सारी सामग्रियों का मिलान कर लेंगे कि किस बूथ के लिए कौन सी मशीन है, कौन सा सील है, सब कुछ अलग अलग पहले से बंडल में तैयार होता है। उसे मिलान करेंगे, अपने डायरी में लिख लेंगे और पुनः ये अपने अधीन के मतदान केंद्रों का भ्रमण शुरू करेंगे और ध्यान रखेंगे कि मॉक पोल के कम से कम 2 घंटे पहले संबंधित पीठासीन पदाधिकारी को सारी सामग्री जो उनके लिए आवंटित है उपलब्ध करा देंगे और उपलब्ध कराने के संग ये सुनिश्चित करेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी भी अपने डायरी में उन चीज़ों को लिख लें जो वो प्राप्त कर रहे हैं और उसका क्रम भी लिख लें, संख्या भी लिख लें कि किस क्रम से किस क्रम तक की मशीन मिली, कितनी मशीनें मिली, कौन से पेपर सील मिले, उनका क्रमांक क्या था। क्योंकि इन सारी चीज़ों को जब मतदान के बाद जमा करने के लिए जाएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से सजा कर देना होगा। इसलिए पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट पीठासीन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देंगे और जो भी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराएंगे उसकी प्राप्ति रसीद ले लेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होती है। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट अपने अधीन के बूथ में से किसी बूथ पे रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह मॉक पोल, जो वास्तविक मतदान के करीब 1.5 घंटा पहले शुरू होगा, उस मॉक पोल में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रखेंगे कि उस पोलिंग स्टेशन पे, मॉक पोल में शामिल हों जहाँ पे पोलिंग एजेंट नहीं हो। काम मुश्किल है बट कोशिश करना है। अब हम बात करते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कार्य क्या है और उसमें पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को सहयोग कैसे करना है। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को इसलिए ज़्यादा जानकार होने की आवश्यकता है क्योंकि अगर वह
निर्वाचन से संबंधित मतदान प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानेंगे तो अपने अधीन पोलिंग स्टेशन पे कार्यरत कर्मियों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे और इस तरह चुनाव कार्य प्रभावित होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मतदान केंद्र पे उपस्थित होकर रात्रि विश्राम के समय अपने पोलिंग पार्टी विशेष रूप से P1 और P2 के माध्यम से पैकेट्स तैयार करेंगे। जितनी मतदान सामग्रियां मिलती हैं उनको पैकेट्स में बंद करके सील करके तब स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। वह पैकेट क्या होता है? एक होता है ओपन पैकेट, दूसरा स्टैट्यूटरी पैकेट, तीसरा नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट, अगला थर्ड पैकेट और उसके बाद फोर्थ पैकेट। यानी कुल 5 पैकेट हुए जिनमें 50 प्रपत्र होते हैं। तो इन 5 पैकेट्स को अलग अलग कर लेना है। पहले बड़े लिफाफे को अलग कर लीजिए, फिर देखिए कि ओपन पैकेट के अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे डाले जाने हैं और उन छोटे लिफाफों में कौन सा प्रपत्र डाला जाना है। तो उस प्रपत्र को उस छोटे लिफाफे में डालकर फिर खुले पैकेट में रखिए। इसी तरह स्टैट्यूटरी पैकेट जो बड़ा है उसके अंतर्गत जो 5 छोटे छोटे लिफाफे डाले जाएंगे और उन 5 छोटे छोटे लिफाफों में जो प्रपत्र यानी फॉर्म डाले जाएंगे उन फॉर्म को छोटे छोटे लिफाफों में डालकर स्टैट्यूटरी पैकेट के बड़े वाले पैकेट में डाल दें। इसी तरह नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट वाले में, थर्ड पैकेट में और फोर्थ पैकेट में भी ये सामग्रियां रात में ही क्रमबद्ध कर लें जिससे अगले दिन मतदान प्रक्रिया सहज हो सके। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओपन पैकेट की। ओपन पैकेट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है उसे कहते हैं पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो कलेक्शन सेंटर पे जमा करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है। इसमें सारी आवश्यक सूचनाएं जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तिथि, बूथ संख्या, भाग संख्या, कुल वोट, मेल फीमेल आदि संबंधित जानकारियां जो है उसको सही सही भर देनी चाहिए। कोई व्यवधान हो तो उसे भर देना चाहिए और अंत में ये घोषणा करनी चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि हम शांतिपूर्ण ही लिखें। पीठासीन पदाधिकारी अपने ऑब्जर्वेशन में उस पोलिंग स्टेशन की जो सिचुएशन को देख रहे हैं उसे वास्तविक रूप में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतदान में कोई घपला घोटाला हुआ, बलवा हुआ और जबरदस्ती का लिखे जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जो वास्तविक स्थिति है उसको लिखना है और अंत में अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट डाल देना है। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के बाद जो महत्वपूर्ण दस्तावेज ओपन पैकेट में होता है उसे कहते हैं पीठासीन का घोषणा पत्र। पीठासीन पदाधिकारी चुनाव प्रारंभ होने के समय, चुनाव जब चल रहा है तो बीच में और फिर चुनाव समाप्त होने पे घोषणा करते हैं कि मतदान किस समय प्रारंभ हुआ, मतदान में कोई व्यवधान आया कि नहीं आया और मतदान समाप्त हुआ तो कब हुआ। इन बातों की घोषणा पीठासीन पदाधिकारी के घोषणा पत्र में की जाती है। ओपन पैकेट में तीसरा जो प्रपत्र है उसे कहते हैं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यह 3 प्रति में बनाया जाता है और प्रारूप 17G में इसे तैयार किया जाता है। चौथा जो आइटम है उसे कहते हैं पेपर सील लेखा। यह भी 3 प्रति में बनता है। जितने तरह के पेपर सील मिलते हैं, चाहे ग्रीन पेपर सील हो, स्ट्रेप सील हो या स्पेशल सील हो, उन सबका लेखा देना पड़ता है। कितने व्यवहृत हुए, कितने अव्यवहृत रह गए, ये 3 प्रति में तैयार करें। 5वां प्रपत्र है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जिसे PS05 प्रपत्र में देना पड़ता है। और 6ठा महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसे मॉक पोल प्रमाण पत्र कहते हैं। अब इसका नया नाम हो गया है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन। मॉक पोल कराने के बाद, मॉक पोल कराने के पहले मशीनों को जोड़ना पड़ता है और जोड़ने की प्रक्रिया ये है कि बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। सही सही जोड़ने के बाद ध्यान रखना है जोड़ने में कि जो केबल को हम सॉकेट में घुसाते हैं तो कलर का मिलान कर लेंगे। ब्लैक साइड वाले को ब्लैक साइड में कर दीजिए, रेड साइड वाले को रेड साइड में, और आसानी से वो कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन के बाद वीवीपैट की घुंडी को ऑन करेंगे यानी खड़ी मुद्रा में करेंगे। जब लेटी मुद्रा में होती है तो वो ऑफ होती है, जब खड़ी मुद्रा में करेंगे तो ऑन हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद मशीन अपना कार्य शुरू करता है। उसके डिस्प्ले सेक्शन पे, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश होते हैं और उनको होने देना चाहिए अपनी स्वाभाविक गति से। वो जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद देख लेंगे कि उसमें कोई वोट उठ नहीं है, तब मॉक पोल शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूनतम 50 मॉक पोल हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि
प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक प्रत्याशी को और प्रत्याशी के एजेंट को ये विश्वास हो सके कि पूरी मतदान प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। और मॉक पोल करने के बाद मशीन को क्लोज करेंगे, कंट्रोल यूनिट को क्लोज करेंगे और वीवीपैट मशीन से मॉक पोल की पर्चियां निकालेंगे। उन पर्चियों को पहले उस पर मोहर लगाएंगे, दस्तखत करेंगे, फिर एक ब्लैक कलर का इन्वेलप होगा, उस इन्वेलप में लगा करके सील करेंगे। ब्लैक कलर पे भी अपना सिग्नेचर करेंगे, दिनांक डालेंगे, दिखेगा नहीं फिर भी ये काम करना है। और उसके बाद उस ब्लैक इन्वेलप को प्लास्टिक का एक वाइट कलर का डिब्बा होता है उसमें डाल देंगे और उसके बाद उसे पिंक पेपर सील से सील कर देंगे और फिर मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे। और मॉक पोल प्रमाण पत्र पे प्रिजाइडिंग का भी सिग्नेचर होगा, पोलिंग एजेंट यदि है तो उसका भी होगा, P1 का भी होगा। यदि पोलिंग एजेंट नहीं है तो 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट का इंतजार किया जा सकता है। उसके बाद भी यदि कोई पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो मॉक पोल स्वयं प्रिजाइडिंग अपने मतदान कर्मियों के संग करा लेंगे और उसका मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है मतदाता रजिस्टर 17A की संवीक्षा रिपोर्ट। ध्यान देने की बात है कि मतदाता रजिस्टर 17A स्टैट्यूटरी पैकेट में जाता है, जबकि उसकी संवीक्षा रिपोर्ट ओपन पैकेट में जाएगा। और इस संवीक्षा रिपोर्ट में बताना होता है, कॉलम बने होते हैं कि टोटल कितने पोल्ड हुए, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, टेंडर्ड वोट हुआ कि नहीं। टेंडर वोट वह वोट है जैसे कोई मतदाता जाता है और कहता है कि मैं मतदान करने आया हूं, जब P1 उसका मिलान करते हैं तो पता चलता है कि पहले ही उसका मतदान हो चुका है जो मतदाता रजिस्टर 17A में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जांच करते हैं कि क्या वास्तव में ये मतदाता वैध है। यदि वो मतदाता वैध होता है तो उससे फॉर्म 17B भरवाया जाता है और पुनः उसका मतदान जो है बैलेट के माध्यम से कराया जाता है। तो टेंडर वोट हुआ कि नहीं, चैलेंज वोट यानी कि कोई मतदाता आता है और कहता है कि मैं मतदाता हूं और मत देना चाहता हूं, लेकिन वहां उपस्थित पोलिंग एजेंट ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये मतदाता वैध नहीं है, तो उस तरह के वोट के संबंध में जानकारी। प्रॉक्सी वोट ये जो है सेना के अधिकारियों के लिए, सेना में कार्यरत कर्मियों के द्वारा मतदान करने से संबंधित है। वो अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उनके बदले प्रॉक्सी वोट दे सकता है, इसकी जानकारी भी उसमें होती है। और ये भी बताना होता है कि जो टोटल मतदान हुआ उसमें कितने मतदाताओं ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक से मतदान किया, कितने लोगों ने मतदाता पर्ची का उपयोग किया, कितने लोगों ने वैकल्पिक दस्तावेज का उपयोग किया। इन सारी बातों का उल्लेख मतदाता रजिस्टर 17A की संवीक्षा रिपोर्ट में होता है। इसके अलावा जो ओपन पैकेट का 8वां आइटम है वो है 16 सूत्री पर्यवेक्षक रिपोर्ट। हर मतदान केंद्र पे कई सुपरवाइजर विजिट करते हैं और विजिट करने के क्रम में वो देखते हैं कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। उनके विजिट करने के समय तक टोटल कितना वोट हुआ, वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति क्या है, आदि आदि बातों का उल्लेख वो अपने विजिट सीट में करते हैं। इसके अलावा मॉक पोल की पर्ची जैसा पहले ही बताया कि वीवीपैट से निकालेंगे और उसको पहले काले लिफाफे में फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर उसके बाद पिंक पेपर सील से सील कर देंगे। ये भी ओपन पैकेट में जाएगा। 10वां आइटम होता है विजिट सीट। बहुत सारे अधिकारी पर्यवेक्षक जाते हैं और वो अपना विजिट सीट पे साइन करते हैं, आवश्यक निर्देश देते हैं, कुछ अंकित भी करते हैं। इसके बाद 11वां आइटम है वीवीपैट की बैटरी। वीवीपैट की बैटरी वीवीपैट के अंदर नहीं रहनी चाहिए, उसे निकाल लेना चाहिए और ओपन पैकेट के संग उसे कलेक्शन सेंटर पे जमा करना चाहिए। और 12वां आइटम जो है ओपन पैकेट का वो है ईवीएम एवं वीवीपैट का मुहर बंद बक्सा। ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो मिलता है वह सूटकेस में होता है, उसे खोलना है और मतदान के बाद पुनः उन मशीनों को उनके संबंधित बक्सों में रख करके सील करना है और एड्रेस टैग लगा देना है। इस तरह हमारा ओपन पैकेट तैयार हो गया। और यही ओपन पैकेट सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चुनाव समाप्ति के संग बेचैनी होती है कि कितना जल्द हम कलेक्शन सेंटर पे अपने सारे मतदान सामग्रियों को जमा कर दें। और अगर ओपन पैकेट तैयार है तो बहुत आसानी होती है, जल्दी जमा होता है। नहीं तैयार होने की स्थिति में बहुत विलम्ब हो जाता है और मानसिक प्रताड़ना भी होती है। इसलिए ओपन पैकेट को
सावधानी से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद स्टैच्यूटरी पैकेट होता है। स्टैच्यूटरी पैकेट का पहला आइटम जो है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है, दूसरा मतदाता रजिस्टर 17A है, तीसरा प्रयुक्त मतदाता पर्ची है, चौथा अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र है, पांचवा प्रयुक्त निवेदित मतपत्र एवं प्रारूप 17B है। ध्यान देने की चीज है कि वोटर लिस्ट जो होता है उसकी 3 प्रतियां मिलती हैं। 3 प्रतियों में एक प्रति P1 के पास होती है जिस पे वो चिन्ह लगाते हैं। यदि पुरुष मतदाता है तो क्रॉस करते हैं और महिला मतदाता है तो क्रॉस करने के बाद उसे घेरे से घेर देते हैं, इन सर्किल कर देते हैं। तो स्टैच्यूटरी पैकेट तैयार करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, P1 से वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति ले लेंगे, P2 से मतदाता रजिस्टर 17A ले लेंगे, जिस मतदाता रजिस्टर पे P2 मत देने वाले लोगों का पहचान पत्र अंकित करते हैं, उनका निशान लेते हैं या सिग्नेचर कराते हैं, उनका क्रम संख्या अंकित करते हैं, वो ले लेंगे। और तीसरा जो है प्रयुक्त मतदाता पर्ची, ये P3 के पास होता है। जो भी वोटर P2 द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदाता पर्ची को लेकर P3 के पास जाता है तो P3 उस मतदाता पर्ची को कलेक्ट करते हैं, तो P3 से मतदाता पर्ची ले लेंगे। और निवेदित मतपत्र प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही होता है। यदि कोई निवेदित मतपत्र प्रयुक्त हुआ हो तो तरीका यह है कि जो कुल 20 निवेदित मतपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें अंतिम क्रम का मतपत्र पहले प्रयुक्त होता है, बाद में क्रमशः आवश्यकता पड़ने पे। तो यदि निवेदित मतपत्र प्रयुक्त हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो, यदि प्रयुक्त हुआ है तो उसके संग प्रारूप 17B होगा, जिसमें टेंडर वोट करने वाले व्यक्ति का साइन होगा, घोषणा होगी और दिनांक वगैरह भरा जाएगा। तो ये 5 आइटम स्टैच्यूटरी पैकेट में जाएंगे और स्टैच्यूटरी पैकेट सीलबंद होता है। इसके बाद नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट की बात आती है। नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट में कुल 11 आइटम है। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति, जो 3 प्रतियां निर्वाचन आयोग मतदाता निर्वाचक नामावली की उपलब्ध कराता है। उसमें एक पे तो P1 काम करते हैं, उसे चिन्हित कर प्रति कहते हैं, और बाकी जो 2 प्रतियां हैं वो अचिन्हित रह जाती हैं, उनको भी एज इट इज वापस करना होता है। दूसरा है मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र फॉर्म 10। प्रत्येक प्रत्याशी अपना मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट नियुक्त करता है फॉर्म 10 में, इसको भी नॉन स्टैच्यूटरी में जाएगा। तीसरा है EDC यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। जो लोग मतदान कार्यों में संलग्न हैं वो यदि आवेदन देते हैं तो निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा उन्हें फॉर्म 12B में अलग से ये अनुमति दी जाती है कि वो जिस बूथ पे मतदान संचालन करा रहे हैं वहाँ भी मतदान कर सकते हैं। तो ये भी अगर है तो नॉन स्टैच्यूटरी में जाएगा। अगला है चुनौती दिए गए मतों की सूची। ये फॉर्म 14 में जाता है। अगर चुनौती कोई देता है मत को, कौन देगा? पोलिंग एजेंट ही देगा। कोई मतदाता आता है कहता है कि मतदान करना है और पोलिंग एजेंट कहता है कि नहीं ये वैध मतदाता नहीं है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जवाबदेही बढ़ जाती है। वो जांच करते हैं। जांच में यदि मतदाता सही पाया जाएगा तो ईवीएम से वोट देगा, और यदि वो गलत पाया जाता है तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और यदि चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट गलत पाए जाते हैं तो उनसे जो 2 रुपये की राशि ली जाती है उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है अंधे शिथिलिंग निर्वाचकों की सूची। अगर कोई अंधा या शिथिलिंग मतदाता आता है तो उसे एक सहायक की जरूरत होगी और सहायक से घोषणा कराया जाएगा, जो फॉर्म 14A में कराना होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि एक व्यक्ति किसी एक ही अंधे या शिथिलिंग व्यक्ति का सहायक हो सकता है, और वो भी उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक से अधिक अंधे या शिथिलिंग मतदाताओं का सहायक नहीं हो सकता। अगला महत्वपूर्ण प्रपत्र है निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणा। इसके बाद चुनौती दिए गए मतों के संबंध में रसीद बुक, और यदि नकद राशि जब्त की गई हो तो वो। फिर अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त पेपर सील, इसके बाद अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, और 11वें नंबर पे अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग जितनी सामग्रियां दे रहा है लगभग सब, चाहे वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, फट गई हो या यूज हो गई हैं, संबंधित प्रपत्रों में उनको भर करके वापस करना है। इसके बाद तैयार होता है 3rd पैकेट, और 3rd पैकेट में पहला आइटम है PO का हैंडबुक। मतदान संचालन के लिए प्रत्येक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक बुक दी जाती है जिसको पढ़ करके वो मतदान कार्य का संचालन कर सकते हैं। ये बुक भी उन्हें वापस करनी पड़ती है। दूसरा है ईवीएम मशीन के संचालन के लिए भी एक हैंडबुक होती है, उसे भी वापस करना होता है। फिर है अमिट स्याही से युक्त लिफाफा, जो अमिट स्याही P2 के पास होता है और मतदाता के उंगली पे निशान लगाते हैं, वो भी एक पेपर में भर के जमा करना होता है। और इसके बाद सेल्फ इंकिंग पैड, फिर
पीओ की धातु की मुहर, इसके बाद एरो क्रॉस रबर स्टैम्प और अमीट स्याही रखने का कप। ये सारी चीज़ें यानी कुल 7 आइटम जो हैं थर्ड पैकेट में जमा होते हैं। और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है, ऐसा सामान जो निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उपलब्ध कराया, उसमें ओपन पैकेट, स्टैट्यूटरी पैकेट, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट, थर्ड पैकेट में जो सामान वापस करना था वो तो हमने रख दिया। इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो उसे चौथे पैकेट में डाल करके सील कर देते हैं और फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे वज्रगृह की ओर इन सबको जमा करने के लिए। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा ईवीएम मशीन के संचालन के लिए। जैसा पहले ही बताया कि बैलेट यूनिट को वीवीपैट से और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करने के बाद माउथ पोल करते हैं। यदि कनेक्शन में सब कुछ सही है तो सही है, किसी तरह की गड़बड़ी आ गई तो कितनी तरह की गड़बड़ी आएगी और उसको पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने स्तर से किस तरह सही करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। पहला, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे अगर लिंक एरर दिखाए तो सीधा सा अर्थ है कि मशीन को स्विच ऑफ कीजिए, सारे केबल को निकाल लीजिए और फिर से कनेक्ट कीजिए, सही हो जाएगा। दूसरा है डिस्प्ले सेक्शन। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे यदि लिखता है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड तो फिर वही काम करना है, सारे केबल को निकालना है, मशीन को स्विच ऑफ करना है और रिकनेक्ट कर देना है। यदि डिस्प्ले सेक्शन पे लिखता है इनवैलिड तब क्या करेंगे, पहले सीआरसी करेंगे फिर मॉक पोल करेंगे। यदि डिस्प्ले सेक्शन पे लिखता है लो बैटरी या चेंज बैटरी तो बैटरी को चेंज कर देंगे। अगर वीवीपैट की बैटरी के संग दिक्कत है तो वीवीपैट की बैटरी चेंज होगी। यदि ईवीएम की बैटरी के संग दिक्कत है, कंट्रोल यूनिट की बैटरी के संग दिक्कत है तो कंट्रोल यूनिट की बैटरी चेंज होगी। और एक एरर हो सकता है जिसे प्रेस्ड एरर, ये भी डिस्प्ले सेक्शन पे यदि दिखाता है तो क्या करेंगे, बैलेट यूनिट के सारे बटन को टेस्ट करेंगे। संभव है कि कोई बटन दबा हो और फिर वो अपने प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा हो तो उसे प्रॉपर वे में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी होता है कि कभी कुछ छोटा सा सामान उसमें फंस गया हो तो उसे निकाल देंगे तो भी वो सही फंक्शनिंग करने लगेगा। हालांकि इस तरह की कोई समस्या आती नहीं है। जो भी मशीनें दी जाती हैं वो टेस्टेड होती हैं, बार बार टेस्ट करके विशेषज्ञों के द्वारा उसे तैयार किया जाता है, रेंडमाइजेशन किया जाता है। इसलिए ये तो हम लोग प्रिकॉशन में सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत आती भी नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत आ जाए तो तैयार रहना चाहिए। अपने स्तर से अगर मामला हल न हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट तुरंत एआरओ यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम से संपर्क करेंगे। ये एक सामूहिक कार्य है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव कार्य को संपन्न कराने के लिए। हर स्तर पे सक्षम लोगों को इसमें डिप्यूट किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग देकर के तैयार किया जाता है ताकि किसी तरह का ट्रबल हो तो उसे शूट आउट किया जा सके। बस शर्त यह है कि ससमय आप उपस्थित रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कोई परेशानी हो तो सहायता लेने में संकोच न करें। सहायता के लिए पूरी मैकेनिज्म तैयार है, आप जरूर हेल्प मांगें और तुरंत आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी सारी बातों को जानने के बाद चुनाव कार्य में लगे हम मतदान कर्मी अपना कार्य अच्छे से निभा पाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधीन जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उन सब के सारे सामानों को स्ट्रांग रूम में जमा कराएंगे और जमा कराने के बाद प्राप्ति रसीद जो होगी उसकी एक प्रति स्वयं अपने पास रखेंगे और एक प्रति संबंधित प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उपलब्ध करा देंगे। इस तरह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और अब हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये चुनाव कार्य जीवन की तरह है। जीवन में जिस तरह सांस लेने और छोड़ने का महत्व है उसी तरह इसमें सामग्रियों को प्राप्त करने और उन्हें वज्रगृह में जमा कराने का महत्व है। यदि हमने सांस लिया तो जीवन और सांस छोड़ा तो जीवन, लेकिन बीच में सांस रुक गया तो जीवन रुक जाता है। उसी तरह अगर डिस्पैच सेंटर पे हमने जितने सामान प्राप्त किए उन्हें उसी तरह जो प्रॉपर तरीके बताए गए हैं यदि स्ट्रांग रूम में हम जमा कर दिए तो समझिए कि सब कुछ ठीक ठाक, वरना सांस थोड़ी सी अटकी रह जाती है और बेचैनी बढ़ती ही जाती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के चुनाव कार्य को यथा सामर्थ्य शांतिपूर्ण निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने में सक्षम होंगे। बहुत